चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बताओ, कुछ तो अंदाजा लगाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी करो, बताओ क्या ये नहीं पढ़े थे? क्या बोले तुम? अब कुछ और पढ़ रहे हो, अब ये नहीं पढ़ पाया तो क्या ही बताऊं मैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पढ़ो। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स बोरोड अब्रोड आर रिकॉर्डेड इन, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगा कि नहीं होगा? तो किस में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट? बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएंगे आप लोग, बस मत पूछ लीजिएगा कहाँ से। 29th क्वेश्चन क्या होगा? द मेन, पंखा क्यों नहीं चल रहा है? आवाज आएगी। वो कहाँ है? प्रखर कहाँ है? एक क्लास करने आया था, तुम लोग को मन है क्लास करने का? ना रहा करे तो सीधा सर से बोल दिया करो, समझ आया? मेरी ज़िंदगी में जहर मत बोया करो तुम लोग। चलो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है भाई? यहाँ पे देखो, दो कुछ यहाँ पर देख लो और 2 पॉइंट यहाँ ऊपर दिखेगा। मेंटेन एक स्टेबल एक्सचेंज रेट, प्रमोट इंटरनेशनल लिक्विडिटी, और 2 पॉइंट है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, हेल्प इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर बी सही बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जय माता दी करके तो नहीं बता रहे हो? अरे देखो, पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, प्रमोट नहीं करता है। फैसिलिटेट मतलब अलग होता है, प्रमोशन मतलब अलग होता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेंटेन एक स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये तो इसका है पॉइंट है, ठीक है, कि एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है, बट एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का काम बाकी लोगों के साथ मेंटेन होकर होता है, और इंटरनेशनल लिक्विडिटी से मतलब है नहीं। तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा? 29 का आंसर कौन सा होगा? बेसिकली IMF किसके लिए काम कर रहा होता है? बैकवर्ड कंट्रीज के लिए। याद करो, बताया था कि रिच ग्रुप ना बन जाए, इसके लिए पुअर्स ग्रुप के लिए इसे बनाया गया था। समझ में आ रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसे बनाना। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ तो तुम लोग बोल दो भैया। अरे यार, सर की क्लास रहती है ना, सर सुबह से यही कर रहे हैं, अपनी क्लास है नहीं उनकी, मेरी क्लास लगा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सेज एज टू, ये तो बता दो भाई यार, अगर ये बता दिए तो मैं अवार्ड दे दूंगा। मैं धुंधला दिख रहा है क्या तुम लोग को? आंधर तो नहीं हो ना? हम पढ़ दे रहे हैं, पढ़ दे मेरा बच्चा। Which one of the following theory says to export was good and to be encouraged, but to import was bad and to be discouraged? ऐसी कौन सी थ्योरी होगी? ऑप्शन ए, तो एक को क्लास ली है, एक को क्लास ली है, इतना गंदा पढ़ाए थे कि एडम स्मिथ आ गया। अबे तुम लोग का ये हाल है तो इस साल वाले तो और बर्बाद है भाई साहब। वो कह रहे हैं ट्रेड ही क्यों करेंगे, कह रहे इंटरनेशनल क्यों जाना है। मोदी जी बोल रहे हैं लोकल फॉर वोकल। अबे भाई साहब, ऐसी कौन सी थ्योरी थी? मर्केंटाइलिज्म थ्योरी क्या कहती थी? दूसरे देश में जाओ, वहाँ की चीज़ लूटो, अपने देश ले आओ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और इंपोर्ट ना करो। याद आ रहा है कुछ? आंसर क्या होगा इसका? अरे आप तो अरे कितनी जल्दी बता दिया आपने। अरे भाई, ऐसे ही चलता रहा। हाँ, दिख नहीं रहा है? अरे यार, ऐसे थोड़ा देखो, ढंग से देखो। नाफ्ता इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब सही है, ज़्यादा अगर को दिखेगा नहीं। नाफ्ता इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नॉर्दर्न अलायंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, तो क्या होगा? नाफ्ता क्या होगा बताओ? अच्छा, कॉमन मार्केट देखा पे नहीं आता तो थोड़ा दिमाग लगा, लेकिन कॉमन मार्केट है क्या? नहीं। कस्टम यूनियन हो ही नहीं सकता। पहली बात तो कस्टमर यूनियन लिखा तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक कम्युनिटी होगा क्या? नहीं। कौन सा है?
किसके बीच में होता है? यूएस और मैक्सिको के बीच में। समझ में आ रहा है? गांजा की सप्लाई इधर। नार्कोस नहीं देखा क्या तुम लोग ने? देखा है तो फिर क्यों नहीं बता रहे बे? अभी एक सुरंग मिली है, पता है तुझे? 122 किलोमीटर लंबी। ये भी नहीं पता तुझे? कौन सा आंसर होगा इसका? 32 वाला बताओ, तुम ही लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन पढ़ो और सोच के बताओ। भाई एग्जाम में ये तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और अभी तो मैंने एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं बताया है वहाँ पे, अभी तो मैं फेमा वेमा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है स्टेटमेंट, नो गेन फ्रॉम ट्रेड इज शेयर्ड बिटवीन कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड, ठीक है? ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अगेंस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर अनलेस इट हैज अ मोनोपोली और प्रोडक्ट हैज ऑन इनइलास्टिक डिमांड अब्रॉड, ठीक है? तो याद करो, हम लोग सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज का एक चैप्टर पढ़े थे, याद आ रहा है? कुछ धुंधला 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 ही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना पड़ेगा क्या? बता दे तो बता दें। देखो कह रहा है कि नो गेन फ्रॉम ट्रेड। पहली बात तो कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं होता जिसमें हमें गेन ना हो। अगर हमें गेन नहीं हो रहा तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं क्या? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद करो जब तुम्हें थ्योरी पढ़ाई गई थी तो मैंने कहा था भाई जो भी ट्रेड होता है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर होता है, ठीक? तो पहली बात, हम जब भी ट्रेड करेंगे तो उससे कोई फायदा ना हो ऐसा तो ट्रेड होने वाला नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अगेंस्ट द प्राइमरी प्रोड्यूसर अनलेस इट हैज अ मोनोपोली और प्रोडक्ट हैज ऑन इनइलास्टिक डिमांड। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब चीज़ें ना समझ में आए तो उसको और सिंपलाइज करने के लिए कर लिया करो कि हमारे यहाँ इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि हम बहुत प्राइस में चेंज करेंगे तब जाकर डिमांड में असर पड़ेगा, जबकि यही सेम चीज़ जब फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हैं तो उल्टा हो जाता है। मतलब हमारी डिमांड उनके यहाँ पर किस फॉर्म में होगी? इनइलास्टिक, तभी हम वहाँ पर प्रोडक्ट बेच पाएंगे। समझ में आया? तो पहला वाला इनकरेक्ट होगा, दूसरा वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। कसम बताओ कल किताब नहीं छुए थे ना जाके, उसको ऐसे करके छू लिया करो कभी। खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे? खरीदे थे तुम लोग? कर क्या रहे हो भाई घर पे तुम लोग? तुम लोग भी रातों की नींद उड़ी हुई है क्या? नहीं मतलब ठीक। अगर ये ना बताए, माँ कसम यार, ये तो चैप्टर पढ़े थे यार, कुछ तो बता देना, इज्जत रख लो मेरी। और कितने लोग आए थे? इतने ही आए थे? कल मैं पढ़ा दिया आबादी का, अब से और नहीं आएंगे? परसों और आए थे। कहना चाह रही मैं मनहूस हूँ। पता नहीं क्या पढ़ा रहे सब लोग को, गधे हैं एक नंबर के लोग। ऑप्शन नहीं है सच्ची में, कसम से, मेरी कसम। मर गया तो कह रही हाँ मर गए तो क्लास कौन लेगा बे? तुम लोग गवाह हो ना। अगर मैं मरा तो तुम लोग हरासमेंट का केस डाल देना इस लड़की के ऊपर, पैसा वसूलेंगे डिफेमेशन के केस में हम लोग, ठीक है? और फिर आधा आधा बांट लेंगे बाद में। बेटा नहीं बांटे ना तो भूत बन के, समझ रहे हो? 33 का आंसर क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन कस्टम इज लेवाइड अकॉर्डिंग, क्या लिखा है वर्ड? टू व्हाट? तो ये क्या स्पेसिफिक नहीं होगी? अबे रेवेन्यू नहीं है ना, पैसा जनरेट करने के लिए तो नहीं हो रहा। एड वॉलरम में भी नहीं हो रहा। याद करो एड वॉलरम अलग के लिए हो रहा था। अच्छा रिवाइज करा दूं क्या? अरे बोलो हाँ है ना, इसके अलग पैसे लगेंगे। सच बता, तुम लोग इतने दिन किए क्या? ये स्पेसिफिक ड्यूटी दिख रही है?
imposed on the goods on the basis of their physical characteristics like weight, count, measure और size। तो अकॉर्डिंग टू द वेट बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? बोल रहा था। तो कौन सा वाला ड्यूटी होगा? स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है, 50 रुपए पे कर रहे हैं हम लोग इसके लिए 1 सेट ऑफ मोबाइल के लिए। तो अगर 2 सेट ऑफ मोबाइल है तो वेट के अकॉर्डिंग है तो कितना रुपए पे करना पड़ेगा? एड वोलरम में क्या होता है भाई? पहली बात, थोड़ा पैसा लगेगा किस पे? वैल्यू और द प्राइस ऑफ द गुड्स पे। 50 रुपीज फॉर 10,000 मोबाइल, तो इसका मतलब अगले 10,000 रुपए के लिए कितना पैसा लगेगा? 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, 100 रुपए ऑफ द टैक्स है। तो एड वोलरम वैल्यू या कह लीजिए क्वांटिटी के में ऐड होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। क्या ये क्लास में नहीं पढ़ाया गया है? तब तुम लोग क्या कर रहे थे बे? कितने दिनों बाद पुरानी हो गई ये बात? जनवरी में खत्म हो गया था क्या ये? कंबाइंड और कंपाउंड में क्या होता है? क्वांटिटी के ऊपर भी लगेगा, क्वांटम के ऊपर भी लगेगा और किसके ऊपर लगेगा? प्राइस के ऊपर भी लगेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइंड और कंपाउंड। फिर स्लाइडिंग स्केल और सीजनल ड्यूटी क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सीजन के हिसाब से बिकेंगे, ठीक है, तो उन पर अलग ड्यूटी लगती है। वेरीड इन प्राइसिंग सीजन टू सीजन। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमारे यहाँ क्या उग रहा होगा अच्छा खासा? तरबूज मान लो, और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस समय उसकी वैल्यू क्या होगी? प्राइसिंग क्या होगी? कम हो जाएगी क्योंकि हम ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, अलग सीज़न में अगर कर रहे होंगे तो उसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई उस समय वो अवेलेबल नहीं है, हम अपनी रिसोर्सेज को मोल्ड कर रहे हैं उस तरफ, ठीक है। थोड़ा मतलब टैक्स में भी तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो क्या? तो इसमें क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं पढ़ाया था इसलिए बदला ले रहे हो? अच्छा, तो प्रभा सर की क्लास लगवा दी जाए। नहीं, अगर आप क्यों इतने बढ़िया सर थे वो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी याद रख लेना, पक्का एग्जाम में आएगा। इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी। सीवीडी को कंप्लीट करने, सब्सिडी के इफेक्ट को कम करने के लिए जो भी ड्यूटी अप्लाई करी जाती है उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। क्या चैप्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? किताब है तुम लोग के पास कि बेच बाज के गुड़ उड़ खा गए हो? है तो पढ़ लो भैया उससे एक बार। इसका आंसर क्या होगा? अगला आंसर क्या है? इफ अ कंट्री हैज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी व्हाट? जल्दी बताओ, ये तो बता सकते हो। कह रहे डेफिसिट है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में, तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होगा यहां पे? अरे ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा यहां पे? सरप्लस होगा, क्योंकि एक अगर डेफिसिट में है तो अगले वाले में पैसा ज़्यादा आया होगा, तभी तो इक्वल होगा कि नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। ये नहीं पढ़े थे क्या? अगला क्या लिखा हुआ था? गेन्स फ्रॉम टू नेशंस डिपेंड ऑन व्हाट? देखो ये तो बता सकते हो यार, जो गेन होता है दो नेशन के किस पे डिपेंड करता है? डोमेस्टिक बार्टर रेट पे करता है, डिफरेंट इन द डोमेस्टिक बार्टर रेट्स ऑफ टू कंट्रीज, या टर्म्स ऑफ ट्रेड, या डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। बहुत आसान सा आंसर है इसका। डी, ये अबे एब्सोल्यूट एडवांटेज कल ही पढ़ाया था ना। क्या कहा था कि आप वो उगा रहे हैं, हम उगा रहे हैं, हम दोनों वो नहीं उगा रहे जो उगाना चाहिए था, एक्सचेंज कर ले रहे हैं, तो एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, पहला वाला क्या है? डोमेस्टिक बार्टर रेट, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डोमेस्टिक बार्टर रेट के एक्सचेंज के हिसाब से तो चलेगा ही नहीं हमारा। अच्छा भाई, अगर दोनों कंट्री का बार्टर रेट लेंगे तो भी नहीं होगा। अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ कर आए हैं कि जो भी एक्सचेंज रेट होता है वो किसके आधार पर होता है? यही तो बात बोले थे ना। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे, बता दूं या ना बता दूं? क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, डबल टैक्सेशन तुम्हारे में नहीं है। अच्छा, ये वाला तो बताओगे? ये बता दो। अबे ये तो बता दो यार। इसमें स्पेलिंग बर्टी लिखा है, बर्टिल है, बर्टिलोलिन, ठीक है, बताओ। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज दी थी। कंपैरेटिव कॉस्ट किसने दी थी?
रिकार्डो ने दी थी। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी किसने दी थी? फिर आया था हार्बल्लर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मगर सबसे लेटेस्ट वाली किसने दी थी? एक्सचर ओलिन। और उसका तुम लोग ससुरे एक एक्स्ट्रा भी पढ़ ली हो, लेंटिफ बेस्ली लेंटिफ पैराडॉक्स। तुम्हारे साथ कौन जाता है घर बताओ? अकेले जाते हो तभी ये हाल है। किसी के साथ जाया करो और इसको मेंटोस खरीद के देना आज। तुम सच में क्लास ली हो मेरी? 2 साल से पढ़ रहे हो? पहले साल से पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो? तुम कैसे बच गए बेइज्जती से? ये वाला क्वेश्चन बताओ। Which of the following is not matched against its name? मतलब यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है और उनके नामों के आधार पर ये काम नहीं करते हैं। तो यार देखो, WTO और IMF तो अपने में है ना। WTO को तो कहानी भी सुनाया था यार भाई साहब, 3 क्लास लगा कहानी सुनाया था, पूरा वर्ल्ड वॉर पढ़ लिए ससुरे। SSC में पढ़ाता था लोग चरण धो के पीते, तुम लोग को पढ़ा दिया, तुम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। बताएगा कुछ? अरे ये तो बता दो क्या आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज तो कौन सी चीज जो मैच नहीं कर रही है? सी डज नॉट अलाउ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। सच्ची में अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं कर रहे हो? क्या कह रहे हैं? सी क्यों होगा भाई? WTO पूरे वर्ल्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना, ट्रेड रिगार्डिंग, ट्रेड बैरियर्स को लगाता है कि नहीं लगाता है? कि भाई आप लोग जो IMF में रूल्स पढ़ रहे थे, याद करो WTO में कुछ रूल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग? कि ये सम्मेलन या क्या नाम है, वापस चलते WTO नहीं तो सर तुम लोग कहोगे कहाँ गया। इकोनॉमिक्स दिख रहा है कहीं यहाँ पे? गैट पढ़े थे? गैट का काम क्या था भाई? ट्रेड को फैसिलिटेट करना, याद आ रहा है? गैट पे कितने राउंड हुए थे? सामने तो लिखे हुए हैं, 4 राउंड कहाँ हुए थे? हाँ मैं नहीं थी सर, तब तुम पैदा कहाँ हुई होगी? ठीक है, ये तो मेरे भी पहले 1947 कहाँ हुआ था पहला राउंड? जिनीवा में। उसके बाद कहाँ आता है? NSC, टॉर्कोय, जिनीवा, डिलन राउंड, केनेडी राउंड, टोक्यो राउंड, लास्ट राउंड कौन सा था? उरुग्वे राउंड। बताया था ना सबसे इंपॉर्टेंट राउंड कौन सा राउंड है तुम्हारे लिए? उरुग्वे राउंड, क्योंकि उरुग्वे राउंड में ही जाके गैट का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? WTO कर दिया गया था। उसके बाद कौन सा राउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है? दोहा राउंड। तो भैया बताओ कुछ थोड़ा बहुत। WTO ये इकलौता एक ऐसा है जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर या उसके अधीन काम नहीं करता है। क्या याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? और गैट को टर्मिनेट कब किया गया था? 1996 में। नाम बदल के क्या रख दिया गया था गैट का? WTO। याद आ रहा है कुछ? इसके फंक्शंस याद आ रहे हैं? WTO में क्या एक नई चीज़ आई थी? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। याद आया? और ये हमेशा किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है? मल्टीलेटरल ट्रेड को, ना कि बायलेटरल या यूनिलेटरल ट्रेड को। किसको ट्रेड करेगा? मल्टीलेटरल ट्रेड को। ठीक है, ये दिख रहा है तुम लोग? बताया था हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा में। और गैट कब बना था? 1 जैन 1948। और ये कब बना था? 1 जैन 1995। यहाँ पे कुछ मेंबर्स दिख रहे हैं तुम लोगों को? नहीं दिख रहे हैं क्या? आंधर हो क्या? बाकी इसकी कौन सी सारी कंट्रियां हैं? ऑब्जर्वर कंट्री। यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि बाबू यहाँ बर्फ़ है। अरे मतलब बर्फ़ है तो कोई रह ही नहीं रहता ना। तुम लोग रहने जाओगे क्या? नहीं, जो हालत है तो तुम लोग को वहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन क्या था WTO का? क्या क्वेश्चन था अभी? क्या पढ़े थे हम लोग? WTO ट्रेड बैरियर बनाता है। जरा यहाँ पर फंक्शन ऑफ WTO देखो। इट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड क्या लिखा हुआ है? नॉन टैरिफ बैरियर। तो ऑब्वियस सी बात है वो आंसर तो होगा ही नहीं। WTO क्या करता है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है भाई, उसके ऊपर बताता है कि आप कब ट्रेड करेंगे और कब ट्रेड नहीं करेंगे। रूल्स रेगुलेशन वही बना रहा है। इसके अलावा क्या दिया हुआ था ऑप्शन में? ध्यान से देखना अभी
ऑप्शन डी होगा। IMF में क्या दिया है? टू रिमूव अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये तो सही है, WTO वाला सही है। अच्छा, सार्क का काम क्या है? इनकरेज ट्रेड बिटवीन। आसियान का काम क्या है? आसियान किस लिए बना था? इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बना था या इकोनॉमिक प्लस सोशल कॉपरेशन के लिए बना था? जैसे यूरोपियन यूनियन बना था उसी की तरीके से क्या बना था? आसियान बना था ना। तो इकोनॉमिक के लिए तो नहीं बना था कम से कम ये, तो कम से कम आंसर क्या होगा इसका? ए। हाँ वही लिखा है, डज नॉट मैच, तो मैच नहीं कर रहा, बाकी सबका मैच कर गया है। अरे डज नॉट अलाउ ऐसा लिखा हुआ है, देखो क्या कह रहा है कि ये अलाउ नहीं करता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? कोटा सिस्टम। तो कोटा जो होता है वो कंट्री ड्रॉ करता है ना, WTO कोटा ड्रॉ नहीं करता है किसी के लिए। WTO ट्रेड बैरिफ या टैरिफ कह लो या टैक्स कह लो, उस पर अलाउ करता है। कोटा कौन तय करेगा? कंट्री तय करती है ना, तो ये उसके लिए अलाउ नहीं करता ना कि आप कितना कोटा रखोगे। अगर आप याद करो एंटी डंपिंग पढ़े थे, आप बहुत ज़्यादा डंपिंग करा रहे हैं तो कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप डंपिंग करा रहे हैं तो आप कहाँ पर जाकर उसका करने वाले थे कंप्लेंट? WTO में कंप्लेंट करने वाले थे ना। याद आया कि नहीं याद आया? नहीं याद आया, फिर चले वहाँ पर WTO। तुम लोग पढ़ा के हम पागल हो जाएंगे कुछ देर में। ये बता दो भाई, ये बता दो यार, ये बता दो सच्ची में, कसम से, अगर मैं गमारा सोच लेना बे। नहीं, जैसे तुम लोग की हालत है अब मन ही कर रहा है कि लटक लें और तुम लोग का नाम लिख के जाएं, मेंटल हैरासमेंट का केस डाल के तुम लोग के ऊपर। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। हाँ सी ही है, हाँ सही है। अच्छा ये तो बता दो, फिजिकल डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किस में ऑप होता है भाई? अरे फिजिकल डिलीवरी तो बता दो। अरे यार ये तो सबसे आसान आंसर है, तुझसे ही उम्मीद है मुझे, तू एक दिन CA बनेगी। सी तो नहीं बनेगी ना, CA बनेगी। आंसर क्या होगा? अबे स्पॉट मार्केट, तुरंत का तुरंत मिल जाता है ना। फॉरवर्ड में आज आप करेंगे, अगले 2 दिन या 3 दिन बाद आपको मिले। याद करो T+2 डे याद आ रहा है? नहीं याद आया? अरे बताता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लोग अमल कहाँ करते हैं। बताया तो ये भी था कि तुम लोग की 3 महीने बाद लंका लगने वाली है, अभी लगी नहीं है, अभी लगना शुरू हो रही है। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है मेरे पास, और ये सोचो कितने प्रेडिक्टेबल हो तुम लोग, है ना उद्भव? खुशी देख रहे हो लड़की की? अच्छा लेटर ऑफ क्रेडिट छोड़ दो, तुम्हारे में नहीं है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है? वैसे भी तुम लोग को आता नहीं है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होगा। इसी में था स्पॉट मार्केट। आ जाने तो थोड़ा सा बता रहे हैं। वहां पे लिखा था फिजिकल डिलीवरी ऑफ एक्सचेंज, तो स्पॉट में तुरंत मिल जाता है, तभी वो स्पॉट है। फॉरवर्ड में क्या होता है? रुक जाओ, थोड़ा आ जाए, थोड़ा आने में टाइम लेता है भाई। मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा तुम लोग को रिवीजन करा के पढ़ा ही देता मैं। ये इसमें नहीं है इस चैप्टर में, फिर कौन सा चैप्टर में है? इसमें होगा। अम्मा क्या लिखा है? ना ही दिख रहा तुमको? तुम लोग को दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? अरे वो दिख रही कि नहीं ये नहीं पूछ रहे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे तू नहीं रही, ये बैठी जो सब बैल बुद्धि है। तुम लोग एक लाइन याद है, बोलो सुना दो उसका, सुनाओ सुनाओ, हाँ सुनाओ इरशाद। अच्छा, नहाए गंगा गोमती न छूटे मैल का मैल,
कर ली तुमने इतनी पढ़ाई फिर भी रहे बैल के बैल। मजा आया सुन के? और रिचार्ज तो नहीं करोगे? ससुरे नहीं तो। क्या बोल रहा है स्पॉट मार्केट में? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसीज प्रेवलेंट एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसी पर हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा है? सेटल्ड इन 2 days आफ्टर ट्रेड डेट, जिस डेट को आप करेंगे अगले T+2 days में हो जाएगा। यही पढ़े थे। थोड़ा लाइट की वजह से दिक्कत है, मैं समझ रहा हूं, मगर मेरे हिसाब से मैंने नोट्स बनवाए थे, कहा था नोट्स में लिख लेना, नहीं तो फिर ये मिलेगा नहीं दोबारा, बुक में भी नहीं है, किताब में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। मैं इतनी मेहनत करके रंग रंग के लिख रहा था, तुम लोग नहीं लिखे। तो ऐसे लिखने का क्या ही फायदा कि कोई पूछे और बेइज्जती करा दो। लोग पूछेंगे किससे पढ़कर, तुम मेरा नाम बता दोगे, नाम खराब हो जाएगा मेरा। इससे अच्छा हम मर्डर ना कर दे तुम लोग का। अगला क्या लिखा हुआ है? बाइंग वन करेंसी अगेंस्ट अनदर। जैसे मान लो डॉलर के बदले क्या खरीदेंगे हम लोग? रुपया, या रुपया के बदले क्या खरीदेंगे? डॉलर। तो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिल रही है, तभी स्पॉट आपको क्या मिल रहा है? इमीडिएट मिल जा रहा है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसको हम लोग फिजिकल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। बहुत कुछ नहीं लिखा है, कान हम लोग ऐसे पकड़ रहे थे, उधर कान ऐसे पकड़ लिया, बस खत्म। समझ में आया? इतने बैल हो तुम लोग। आगे क्या लिखा है? कौन से रेट पे होगा ये और कौन सी मार्केट में होगा? बहुत बढ़िया। फ्यूचर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है? अग्रीमेंट होता है। क्या होता है बेटा? किसके बीच में? टू बाय और सेल अ करेंसी फॉर अनदर करेंसी ऑन व्हाट? ऑन व्हाट? कि इस प्राइस पे अगर आएगा करेंसी तभी हम इसको बाय करेंगे और इस डेट को बाय करेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया अभी? जैसे आज तुम लोग निकल रहे हो और 4 दिन आगे की प्लानिंग कर रहे हो कि इस दिन जाके मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, इस वक्त मिलेंगे, तो फ्यूचर रेट हो गया। अब उस दिन शायद जो कमोडिटी तुम खाने जाओ उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो मगर तुम कह रहे हो कि इतने ही रेट पे रहेगा तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो दूसरी दुकान बढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये क्या है? एक प्रकार का अग्रीमेंट। और आपको पता है ना अग्रीमेंट क्या होता है? क्या होता है अग्रीमेंट बेटा? अग्रीमेंट बता दो। अग्रीमेंट नहीं बता पा रहे तुम लोग? हे भगवान, तू बता दे भाई, तू बता दे। दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले कि पहले एग्रीमेंट होता है? एग्री का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रजामंदी है दोनों चीज़ के। तो अग्रीमेंट हो रहा है दोनों के बीच में। अग्रीमेंट तोड़ा जा सकता है कि नहीं? कौन सी पार्टी? दोनों पार्टी तोड़ सकती है कि नहीं तोड़ सकती? बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन डन ऑन अग्रीड प्राइस ओनली। जिस प्राइस पे आप बोल रहे हैं उसी प्राइस पे होगा। अगर प्राइस चेंज हो गई तो फिर एग्रीमेंट क्या होगा? अरे एग्रीमेंट क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए और सारे ब्याह में गए हो किसी के? तिलक में गए हो? तिलक में लड़का बोल रहा था फॉर्च्यूनर लेंगे, अग्रीमेंट हो गया है पहले ही, समझ में आया? अब फॉर्च्यूनर की जगह i20 पकड़ा रहे हो, अब क्या होगा? क्या बारात हो जाएगी? नाराज हो जाएगा। तो एग्रीड प्राइस पे नहीं माना ना, एग्रीड प्राइस से चेंज होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। समझ में आया? फिर क्या बोल रहा है? फॉरवर्ड रेट होगा। और कौन सी मार्केट में काम करता है ये? फॉरवर्ड मार्केट में काम करता है। क्या ये सब नहीं पढ़ाया गया था तुम लोगों को? मेरे हिसाब से पढ़ाया गया था। अगला क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर ट्रांजैक्शन। क्या होता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन फ्यूचर एक्सचेंज। ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे ब्रीच करने पर क्या हो सकता है? पेनाल्टी वगैरह भी चार्ज हो सकती है। यहाँ पे भाई साहब समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो दिक्कत होती है कि नहीं होती है? फर्स्ट टाइम लॉ कौन पढ़ाया था? तो फेंक के मार्कर मारे हो तो समझ में आता तुम लोग के? पागल। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप ब्रीच नहीं कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। टू बायर्स
बाय और सेल अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट एट अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर एट स्पेसिफाइड प्राइस। जिस प्राइस पे आप बोल रहे हैं, जिस डेट को बोल रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। अब इंस्ट्रूमेंट करेंसी भी हो सकती है, बॉन्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकती है, ओटीसी काउंटर वाला भी हो सकता है। याद करो फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग पहले ओटीसी काउंटर पढ़े थे, ओवर द काउंटर। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? बताया था कि नाइकी के शेयर हम लोग खरीद सकते हैं बट ओटीसी काउंटर से खरीद सकते हैं। याद आया? तोता उड़ रहा है अच्छे से, क्योंकि तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोग को? गवर्नमेंट इस मार्केट को क्या करती है और इसके लिए क्या करेगी? कोट करेगी कि नहीं करेगी? कोट का मतलब क्या होता है कि आप एक करेंसी के बदले कितनी करेंसी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है तो फेरा और फेमा का रोल आएगा या नहीं आएगा? कोटेशन याद आ रही है? ट्रांजैक्शन में कोटेशन पढ़े थे हम लोग। हाँ बोल बेटा। किसमें? फॉरवर्ड मार्केट में तो एग्रीमेंट ब्रीच हो रहा है, तो इसमें तो फिक्स्ड होगी ना कि इसी डेट को इसी दिन लेंगे, इसी प्राइस पे लेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्यूचर एट मीन जैसे फ्यूचर में जैसे अगर जैसे अभी इसका रेट जैसे 70 चल रहा है, फ्यूचर में जैसे 72 हो गया डॉलर के पास और उस दिन को तय किया गया कि हम इसी रेट पे लेंगे, तो उसका मतलब कि 70 पे ही लेंगे, 72 पे नहीं लेंगे। अगर ब्रीच करते तो गवर्नमेंट उस पर क्या कहते हैं वो क्या लिखा हुआ है? सर्टेन डेट इन फ्यूचर एट स्पेसिफाइड प्राइस। स्पेसिफाइड का मतलब पहले से स्पेसिफाई आपने किया, तो अब रेंज बना के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बिना रेंज के थोड़ी होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्यूचर डेट में शायद ऊपर या नीचे हो जाए। तभी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है कि अगर इस रेंज में रहेगा तो आपको लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? करेंसी ऑप्शन। जो तुम्हारा अब क्वेश्चन था वो करेंसी ऑप्शन में आएगा कि ये टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कि यहाँ पर आपके ऊपर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप ब्रीच कर नहीं सकते थे, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो गिव्स होल्डर अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था आपके लिए? ऑब्लिगेशन था, जबकि करेंसी ऑप्शन आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। कह रहा है कि होल्डर के पास राइट आ जाता है, ऑब्लाइज नहीं होता, अधिकार है उसके पास कि वो चाहे तो पर्टिकुलर करेंसी को या तो बाय करे या क्या करे, सेल करे, पर्टिकुलर करेंसी को फ्यूचर ऑन और बिफोर डेट। ठीक है, अब उस डेट को जो भी प्राइस होगा वो बात की बात है, बट उस डेट से पहले भी वो उसे खरीद सकता है और बेच सकता है। क्या समझ में आ रहा है? फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? एट स्पेसिफाइड रेट। अब स्पेसिफाइड रेट का मतलब क्या है कि शायद उस दिन जो रेट होगा आप उसके लिए मान जाएंगे। समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। हेजिंग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग? बताया था ना कि हेजिंग में रेंज बना के चलते हैं। एक को लग रहा होता है कि मुझे बेनिफिट होगा और दूसरे को लग रहा होता है कि मुझे बेनिफिट होगा, मगर होगा एक को ही बेनिफिट, दोनों को नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम लोग दो पढ़े थे ना, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। याद आ रहा है? पुट ऑप्शन में क्या था? सेल करेंसी एट स्पेसिफाइड प्राइस एट स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पे स्पेसिफाई किया गया है उसी पे आपने बाय किया, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? सेल किया है, क्या कहलाएगा? स्ट्राइक प्राइस, मतलब हमला कर दिया है आपने। इस अगला कौन सा ऑप्शन है आपके पास? कॉल ऑप्शन, जिसमें आप क्या करेंगे? परचेज करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ये सब क्लास में नहीं पढ़े थे क्या? अबे रटाया गया है। अगला कौन सा है? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो हमेशा किस बेसिस पे होता है? जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम है उसका एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा। जिस करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसका एक्सचेंज रेट ऑब्वियस सी बात है कम होगा। समझ में आ रहा है इतना? क्या ये समझ में आ गया है? क्या ये नोट्स में है या नहीं है? नहीं लिखे थे तुम लोग नोट्स में? तो उसको क्या मतलब, वो गुड़ की जलेबी बेचने के लिए रखे हो क्या बे? अरे ये सब कहाँ से आ रहा है? आसियान हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा अगले वाला आते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटेंट ऑफ द टाइटल ऑफ सेल ऑफ गुड। इसको भी छोड़ दो तुम लोग। विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। ये तो बता देना अगर ना बता पाए। तुम लोग की मैं इतनी तारीफ़ किया था, इतनी तारीफ़ किया था फर्स्ट ईयर के आगे, सब गुड़ और गोबर दोनों कर दिए हो तुम लोग। मैंने कहा इतने पढ़ने में तेज हैं वो लोग कि मैं क्वेश्चन बोलता नहीं था, आंसर बता देते थे वो लोग।
अरे ये तो बता दो यार। अरे हर बार सी ही क्यों बोलते हो तुम लोग? पहला क्या बोल रहा है? नॉट एन ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है? टू फाइनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट्स। याद करो, अगर कोई भी प्रोडक्टिव एफर्ट के लिए लोन वगैरह बांटा जाता है तो किसके जरिए बांटा जाएगा? ना कि आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ केवल किसके लिए लोन देता है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अपन लोग ईपीजीसी पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, बहुत मारेंगे। फॉरेन एक्सचेंज प्रमोशन मेजर्स में पढ़े हैं ईपीसीजी, और सेकेंड ईयर में भी पढ़े थे। याद आ रहा है? सेकेंड ईयर में नहीं पढ़े थे? याद कराऊं मैं तुम लोग को? यही है। बताओ फुल फॉर्म क्या होगा? यार ये तो बहुत आसान है भाई साहब। देखो ई से होता है बेटा क्या? अच्छा पी से क्या होता है? पुष्पा। सी से क्या होता है बेटा? चूतिया। नहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी। सबके आंसर सी ही क्यों है? वो लोग भी जान गए हैं कि किसको क्या क्वेश्चन देना है। ठीक, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करस्पॉन्डेंस टू द मेंबर ऑफ सार्क? बताओगे कि छोड़ दो उसे? बताओगे? अच्छा कोशिश करके देखो। अरे कोड दिया है नीचे भाई साहब मेरे, कोड देख लो, आंसर ए मत देखो, कोड के हिसाब से बताना है। ये वही वाले लोग हैं। ऊपर देखा, अरे ये आता है टिक करने का। अरे ये तो सर नॉट लिखा था, बोर्ड में भुगत कर आए हो। अब समझ में आया एमसीक्यू डिफिकल्ट क्यों होता है? एमसीक्यू डिफिकल्ट इसलिए होता है कि क्वेश्चन ही समझ में, और तुम्हें लग रहा है कि सारे गंजे दिख रहे हैं, सारे विन डीजल हैं, तो किसी एक पे टिक कर दे, बड़ा आंसर योगी जी है। ऐसा नहीं होता है, समझ में आया? अरे यार ये रिकॉर्डेड जाएगा, केस ना हो जाए मेरे पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करस्पॉन्डेंस? बताओ जल्दी से, कौन सा को 45 का आंसर बताओ। अरे यार इसमें भी सी बताओगे क्या? बिल्कुल सी ही आंसर है इसका। ठीक है, 1 एंड 2 क्या बोल रहा है? कह रहे सर आप चुन के इसको करवा के लेकर आए हैं ना, कह सकते हो तुम लोग। कहाँ? तुम्हें जो मैंने देखा। अबे मेंबर अलग लिखा है, ऑब्जर्वर अलग होता है बच्चा मेरे लाल। ऑब्जर्वर नहीं पता? याद करो, WTO के 24 ऑब्जर्वर बताए थे मैंने, पूरी कंट्री के नाम भी लिखवाए थे। वैसे ही इसके भी ऑब्जर्वर हैं, तो उसमें यूएसए आता है। हल्के में ले रखे हो क्या तुम लोग? विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ये तो बता देना, नहीं बहुत मारूंगा यार कसम से। सच्ची में, कसम से, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? समझ में आया? सच बताओ, CBDT का फुल फॉर्म क्या है? हाँ एकदम सही बता रहा था यार, बता तो सही। सेंट्रल बोर्ड सही बताया, आगे DT का फुल फॉर्म बता। सच में? और क्योंकि ये किसका सर का डिपार्टमेंट है, अभी मैं सर को बता दूंगा जाके, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि CBDT का फुल फॉर्म क्या है। सर तो बताए होंगे GST पढ़ाते हुए, जब GST पढ़ाए होंगे तो CBDT आया ही होगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो GST के फॉर्मेशन में ही आता है। इनकम टैक्स में भी आया था। अरे GST इंडायरेक्ट टैक्स में आता है, तो आया था कि नहीं आया था CBDT? तू ही CA बनेगी एक दिन। ब्रिक्स के बारे में जानोगे कि छोड़ दोगे? छोड़ो ये ब्रिक्स। ये बताओ 48 क्वेश्चन बताओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग, देखो 15 मिनट है मेरे पास। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट रिलेटेड विद WTO? इसमें से कौन सी चीज़ है जो WTO से रिलेटेड नहीं करती है? हाँ ये बिटिया भी सही बता। क्या बताई तूने? ऑप्शन डी बताया तूने। बी कौन बोल रहा है बे? अबे ट्राई का फुल फॉर्म, ट्राई कहाँ के लिए काम आता है? इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका फुल फॉर्म। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीकॉम सेकेंड ईयर में हम पढ़े थे। यस, बहुत जल्दी सब्जेक्ट जान गया तू। थोड़ा सा और देर करता तो मैं सुसाइड कर चुका होता। विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ FDI? यार ये FDI तो बता देना भाई।
तुम लोग को देख के मुझे कुछ दिनों से डिप्रेशन था, तुम लोग को देख के मुझे लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ सच्ची में। ऑप्शन बी होगा, सच्ची बताओ। FDI का मतलब क्या होता है? और एक होता है FII या FPI। पोर्टफोलियो में दो होता है, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ना दिखा देने तू लड़ाई वड़ाई कर लेगी, ठीक है। अरे हम ही से भैया, लोग हम ही से लड़ लेते हैं कोचिंग में। आजकल बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, तुम लोग उठा के फेंक देते ना हम। अरे आजा जल्दी से भाई FDI। एक फ्लो चार्ट बनवाए थे, याद करो, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड वाला। आ जाएगा यार, नाराज मत हो तुम लोग। थोड़ा सा इंटरनेट है भैया, अब मेरी सेटिंग तो है नहीं एलॉन मस्क से। अरे ये देखो ना, डायरेक्ट फ्लो इनडायरेक्ट फ्लो। तो डायरेक्ट फ्लो में FDI आता है, इनडायरेक्ट फ्लो में क्या आएगा? FPI, P नोट्स, MFI, QFI, ADR एंड GDR। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अब ये देखो, कंसेशनल लोन में मत देखना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में देखो। अब डायरेक्ट फ्लो में देखो और इनडायरेक्ट फ्लो में देखो, दिख रहा है वहाँ पे इन्वेस्टर स्टेक्स कर रहा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्टली इन असेट्स ऑफ अ फर्म ऑफ अनदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग एंड इन ऑपरेशन। और अगर हम FDI करते हैं तो उसका मेन मकसद क्या है हमारा? हम असेट को इस पर्पस के लिए एक्वायर कर रहे हैं ताकि उस देश में क्या कर पाएं? ऑपरेट कर पाएं और उस वहां पर अपनी फर्म को कंट्रोल कर पाएं। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन फिर से पढ़ो और ध्यान से बताओ आंसर क्या होगा। विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ FDI? नॉट, तुम लोग नॉट वर्ड नहीं जानते क्या? अच्छा तुम लोग के हैं नोट ही जानते हो? अच्छा ये भी सही है। अच्छा ट्रांसफर ऑफ मैनी एसेट होता है कि नहीं FDI में? होता है। अच्छा मेकिंग इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड में? FPI के जरिए होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन बी होगा। देखो ऑप्शन बी इसलिए होगा, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इन प्रॉपर्टी। प्लानेट नहीं है, मतलब प्लांट है एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। तो लड़कियों को लगता बहुत कुछ है। ओह माय गॉड, और कॉमन सेंस की सच्ची बात है। चाहिए नर्वस हो गई अभी। अरे मैं घबराओ मत, मैं ऐसे ही हूँ थोड़ा सा। एक ही साल पढ़ाएगा तूने? नहीं मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। सेकेंड ईयर भी? हाँ सेकेंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी ऑनलाइन किया है। फिर तो तुम लोग जहर पीना जानते हो। चलो छोड़ो, 50वां क्वेश्चन बताओ। नहीं सर हम लोग क्लासेस करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है मुझे। सर आपकी क्लासेस एक तो 20 में स्टार्ट होती है, उस पर क्या होता है ना कि नवंबर में आपकी क्लास लेके आ रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड की। नवंबर दिसंबर से क्या कहते हैं नहीं हो रही थी हम लोग क्लासेस, हम लोग की फिर आपने ली थी फरवरी में क्लासेस ली थी। HRM की चल रही थी पहले। फरवरी में तुम लोग नचवा रहे थे हम। क्लास कब चल रही थी? सर आपने HRM फिर से करवाई थी तो मैंने पूछा था एक लड़की से जो कि हाँ सर HRM फिर से रिवाइज करवा रहा है। तो इसी कोचिंग में पढ़ती थी ना? हाँ ऑनलाइन थे सर। मैंने HRM कब रिवाइज कराई भी? सर पहले वो कंप्लीट हो गई थी, फिर आप लोगों का जैसे कि आपने लीडरशिप तक पहुंचे थे, फिर क्या कहते हैं ड्रॉप हो गया, तो फिर सर की क्लास चल रही थी, आपकी नहीं चलती थी। फिर आपकी क्लासेस शुरू हुई थी जनवरी से, फिर फरवरी से, तो फिर आप HRM करवा रहे थे। मैं कोर्स तो कराया था ना मैंने। हाँ कोर्स कंप्लीट हुआ था। रिकॉर्डेड लेक्चर तो होगा ना? हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर है। देखा तो होगा? हाँ नहीं बाद में कुछ टाइम से बाद में
दैट ऑन द स्पॉट मतलब उन्होंने बोला था करके, फिर मैंने कहा कि अभी धीरे धीरे हो रहा है, बट तुरंत नहीं मिल गए थे। सही बता रहे थे, हम झूठ क्यों बोलेंगे? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। आई नेवर आर्ग्यूड विद अ गर्ल। पूछो क्यों? उनको मानना है नहीं। नहीं सर, मैं बस अपना पॉइंट रख रही हूँ। अरे आप बहुत अच्छी लड़की हैं। आंसर, अरे आप गलत समझ रही हैं भैया। वो मेरी तरफ मत देखिए, मेरा मुंह ही ऐसा है, वो क्वेश्चन जैसा मुंह, वो क्वेश्चन मार्क जैसा है। वो ऐसा लगता रहता है सबका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि ठीक है क्लासेस नहीं अपलोड हो रही, मुझे पता है। नर्वस मत हो, घबरा मत। अच्छा अब ये मुझसे झूठ बोल रही कि खुद से? नहीं सर, वो सर से वो कह रहे हैं 2 साल पढ़ ली, समझ नहीं है इसको अभी तक। चला, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ एमएनसी टू होस्ट द कंट्री? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एमएनसी होस्ट द कंट्री, ठीक है? तो एक होस्ट कंट्री होती है और एक होम कंट्री होती है। होम कंट्री किसके लिए होगी? एमएनसी की होम कंट्री होगी, और जिस कंट्री में जा रही है वो कौन सी कंट्री होगी इसकी? तो आंसर बताओ जल्दी से। ए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। डी का बी होगा? डी का मतलब R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यार मैंने सोचा था कि तुम लोग 3rd ईयर के बाद निकला जॉब करोगे, मुझे दिल्ली में मिलोगे, एकदम बढ़िया इंस्टाग्राम पे दिखोगे। तुम लोग की जो हालत है ना, गोंडा बहराइच भी नहीं जा पाओगे। ऑप्शन ए है 50 का। सही है। अच्छा अगला वाला बताओ। India suffered from deficit balance both in trade and balance and not in visibles. Hence took up a number of steps to manage the problem. क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पोर्शन का ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम SDR बता दो। मैंने SDR बहुत एक्सप्लेन करके क्लास में पढ़ाया था, याद आ रहा है? लोन फैसिलिटी वगैरह करके बहुत कुछ एक्सप्लेन करके फ्लो चार्ट करके पढ़ाया था, याद आ रहा है? कि हम लोग उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज में पावर होता है, वीटो पावर होता है, याद आ रहा है? अरे वो तो मुझे पता है, आंसर बताओ। करेंसी नोट्स हैं। अच्छा पहले तो SDR किस में काम आता है? अरे किस में आता है? IMF में आता है कि नहीं आता है? बहुत जोर से बोले हो तुम। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि मुझे जो मिलते हैं सब यूनिक पीस मिलते हैं? मैंने अपनी कुंडली में कुछ लिखाया है क्या? किसी बाबा वाबा को जानते हो तुम लोग? मुझे चेक कराना है। याद आ रहा है? SDR फैसिलिटी में लोन कितने ईयर के लिए मिलता था आपको? 9% पे मिलेगा। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए मिलेगा। और आपको कब मिलेगा? जब आपका क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा। पाकिस्तान मांगने जाएगा, वो लोग देंगे नहीं, क्योंकि उनके यहाँ डेवलपमेंटल प्रोसेस प्रोग्राम है। अच्छा ये क्या नाम है, श्रीलंका जा सकता है? जा सकता है कि नहीं? क्योंकि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, ठीक है? अच्छा SDR फैसिलिटी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक रिजर्व ट्रांच होता है। कौन सा ट्रांच होता है? स्पेशल ट्रांच। उसमें भी रिजर्व ट्रांच में कौन सा आता है? जनरल ट्रांच आता है, जिसमें से 50% जो करेंसी होगी वो आप अपनी कौन सी करेंसी में दे सकते हैं? डोमेस्टिक करेंसी में पे कर सकते हैं। याद आ रहा है? ठीक है। और 25% आप किस में पे कर सकते हैं? गोल्ड में कर सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो आपके पास वो 5 करेंसी याद आ रही है? यूरो, डॉलर, येन, यान। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? मुझे पता था, वही बता रही हूँ, 5 करेंसीज में कर सकते हैं। और क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है कि आप किसी और देश से भी लेकर इसको दे सकते हैं। आप चाहें तो जितना आपने पैसा डाला है, IMF को दिया है, उसका डबल आप पैसा भी ले सकते हैं। तो अब बताओ जो SDR है वो एक्चुअली कौन सा है? बताओ आंसर क्या होगा इसका? पेपर गोल्ड होगा कि करेंसी नोट होगा, क्या होगा? SDR गोल्ड कॉइन तो नहीं हो सकता, करेंसी नोट भी नहीं है, क्योंकि एक
क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, अधिकार है। सिल्वर कॉइन भी नहीं हो सकता, क्या होगा ये, पेपर गोल्ड होगा। क्यों पेपर गोल्ड होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना हम पैसा दे रहे हैं उससे दुगना पैसा वहाँ से क्रेडिट के फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमारे लिए सोने के बराबर है कि नहीं है? कोई और इंस्टीट्यूशन हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं देता। अच्छा 59th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? लाज रख लिए तुम लोग मेरी। इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ वॉट? ये आंसर तो कर सकते हो यार 56th क्वेश्चन। नाफ्ता, नाश्ता और कुछ नाफ्ता ही होगा मेरे बच्चा। अच्छा 55th क्वेश्चन बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और रह जाएगा ऊपर वाला। मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। सच्ची में, कसम से, किसी कसम खाओगे? सर की? मेरी खा लो यार, सर को कुछ हो गया तो फिर संस्थान का पैसा किसकी खाओगे? चल, किसकी? मैम की? अबे पागल हो गया, पैसा कौन इकट्ठा करेगा? चलो अच्छा, आंसर क्या होगा इसका? डी, क्योंकि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी होती है, डीएसबी बॉडी भी होती है, याद करो बताया था, और डायरेक्टर जनरल भी होता है। याद आ रहा है? जिस कंट्री का जो होता है वो कंट्री का वहाँ डायरेक्टर जनरल होता है। याद आ रहा है? हाँ सर याद आया, धुंधला धुंधला, पूर्व जन्म की बातें हैं ये सब तो। अगला क्वेश्चन बताओ, 54th क्वेश्चन बताओ। अरे ये तो बता सकते हो, द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू डिफिशिएंट मीन्स। चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे हम लोग, कुछ स्ट्रेटजीज पढ़े थे, 4 स्ट्रेटजीज याद आ रही हैं? 54th बताओ आंसर क्या होगा? हाँ डी होगा। अच्छा एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? हम अपना सामान डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? अपन लोगों को कोई भी काम करना है इस देश में आके क्या लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए? लाइसेंस। अच्छा फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं बट अलग अलग हैं। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी का नाम इस्तेमाल करना, फेम नहीं, नाम इस्तेमाल करना को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजिंग, ठीक है? और ठीक है, इसके बाद बताओ जॉइंट वेंचर क्या होता है? धन्यवाद भैया। जैसे इंडिया में हमने माना है कि कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी को इंडिया में एंटर करना है तो उसे किसी ना किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर्च्यूनर कौन सी कंपनी बना रही है? अच्छा इंग्लिश में बोलो, फॉर्च्यूनर कौन सी कंपनी बना रही है? हिंदी लग रहा था ना वो तो। आगे टोयोटा, टायोटा नहीं है, टोयोटा। अच्छा टोयोटा, टोयोटा कौन सी कंपनी के साथ इंडिया में जॉइंट वेंचर में है? हीरो होंडा के साथ। अबे तो हीरो होंडा खुद ही जॉइंट वेंचर में, पागल। अरे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है? कह रहा है उसका नाम पुष्पा है, ये क्या बात होती है? पूछ रहा हूँ कि टोयोटा इंडिया में किस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में है जो कार बेच पा रहा है? किर्लोस्कर। अच्छा मेरे मौसा काम करते हैं किर्लोस्कर में, अब तो मैं पूछूंगी उनसे। ओहो ये देख रहे हो, एक से एक है क्लास के अंदर, ठीक है? लाइव तूने और लाइव लिया है ना, मज़ा नहीं आया ना बेटा? ऑफलाइन क्लास ले लेती ना, समझ नहीं रही है? नहीं सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ए मैं इसको क्या बोल लूँ, क्या सुन रही है? मैं कह रहा हूँ देखो ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता है। नहीं बस एक मिनट से लास्ट क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले बच्चों से ही होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी वही करते हैं और ज़्यादा नर्वस होना नहीं होता। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपने बोर्ड कर दिया, सर ने आंसर दे दिया और चिल्ला के भी नहीं। अच्छा मैं एक बार चिल्लाया? इतने गंदे गंदे आंसर कर रहे हो तुम लोग, मैंने एक बार भी कुछ कहा? अच्छा मैं ऐसे आंखों में आंखें डाल के देख ले रहा हूँ इसलिए नर्वस हो जा रहे हो तुम लोग? नहीं सर, उसमें मतलब कि दोनों बराबर ही होता है, उसमें भी नोट्स बन जाते हैं और इसमें भी नोट्स बन जाते हैं, बस कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है? और तुम्हारी दोस्त है ये, इसको आज नोट्स भी नहीं देते सर। सुन तो सही, इसको आज चंद्रा के समोसे खिलाना। चंद्रा चंद्रा चंद्रा, इस गली से ऐसे जाओगे, ऐसे मुड़ोगे, आगे चंद्रा की दुकान है, छोला और समोसा खिलाना है इसको। अब बताना ऑफलाइन का आनंद क्या होता है? नहीं तो आप बोलते रहते तो हम सुनते रहते, हंसते आप होते हैं। पढ़ते नहीं है मगर पढ़ते नहीं है सर। सर आज तो सही कह रहे हैं।
अच्छा ये बता, फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन पढ़ा था तूने? यू मिस अ लॉट्स ऑफ थिंग इन योर लाइफ। आज तुम लोग इसे कहाँ ले जाओगे और क्या खिलाओगे? हाँ बस, फिर तुम लोग को समझ में आएगा। ऐसा तू भी नहीं पढ़ी है ना, तू क्या जाने। बंद। ये लास्ट क्वेश्चन बता दो, सच बताओ, कसम से यही होगा? सच्ची में? रेमंड वर्नॉन तो नहीं है इसका आंसर? आंसर क्या होगा? डेविड रिकार्डो। ठीक है, क्या कुछ दिमाग खुला कि नहीं खुला? भाई मैं पूरा रिवाइज नहीं करा सकता और मैं सेट में क्वेश्चन भी नहीं ला पाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट एकदम नया है और तुम्हारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए एमसीक्यू बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तुम दो काम कर सकते हो, मैं अगला 60 क्वेश्चन का सेट और बना के ले आऊँगा। ठीक है, तो कल आईबी का ही करोगे या एचआरएम करना चाहोगे? क्योंकि वो पढ़ा है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। बहुत टाइम है मेरे पास, 1 घंटे में एक ही क्लास होगी और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि सर क्लास ले रहे हैं उन लोग की। ठीक है, और ये सुविधाएं कल और परसों तक ही अवेलेबल रहेंगी आपके लिए। उसके बाद फिर तुम लोग जानते ही मुझे कि एक बार मैं गायब होता हूँ तो फिर मिलना मुश्किल है। ठीक है, अब सुनो, अगली क्लास में जब आएंगे तो मैं दोनों के क्वेश्चन अपलोड करके आऊँगा। तुम्हारा काम ये है कि तुम बुक से पढ़ कर आओगे, समझ में आया? अब बुक ले कर आओगे, भले ही क्लास के लिए शेड्यूल आता है या नहीं आता है। किताब कम से कम बैग में डाल के लेकर आना, नोट्स बना लिए हैं तो लेकर आना, ताकि तुम्हें ये आइडेंटिफाई आसानी रहे कि हम कहाँ कहाँ पर पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट तरीका यही है कि जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बार बार रिवाइज़ करते चलो। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं या बहुत डिफ़िकल्ट वो पूछेंगे भी नहीं, तुम्हें सीक्वेंस में ही चलना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतना कर लोगे? मेरे लिए कर लोगे? ले आना, हम दोनों क्वेश्चन ले आएंगे, जो मन करेगा, जो अक्कड़ बक्कड़ कर दोगे कर देंगे हम उस पर। ठीक है, मेरा क्या है, तो समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ऐसा मैं सोच रहा था। ठीक, मगर अगली बार आप ऐसा करके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।